गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 29 अगस्त और आज के इस सेशन में 29 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। चीन से लगी पर्वतीय सीमा पर खास सुरक्षा सेना के लिए हल्के टैंक जोरावर बनाने की तैयारी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का किया गया आयोजन। भारत में मिली लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की नई प्रजाति। असगर वजाहत को 31वें ब्याह सम्मान 2021 से किया गया सम्मानित। एयर एशिया इंडिया CAE के AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली बनी पहली एयरलाइन। तमिलनाडु में नीलगिरी और कोनू ने देश में वेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता। भारतीय फुटबॉल संघ से बैन हटा, भारत में ही होगा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की परिवार कल्याण कार्ड योजना। दक्षिण कोरिया ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं? तो फ्रेंड जो अब्दुल्ला साहिद हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इस समय ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। फ्रेंड्स ये किस देश के हैं? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। याद रखेंगे इनके बारे में इतनी जानकारी। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। और फ्रेंड डॉक्टर टेड्रोस का कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है। WTO की महानिदेशक कौन है? तो WTO की वर्तमान में महानिदेशक हैं नागोजी ओंकोजो इवेला। नागोजी ओंकोजो इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक भी है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। और ये नाइजीरिया की रहने वाली है। नाइजीरिया किस महाद्वीप में आता है फ्रेंड्स? तो नाइजीरिया आता है अफ्रीका महाद्वीप में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो थॉमस बाच हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच हैं। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पिक में आप सभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी यहाँ पर याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया था हाल ही में, जो कि हंगरी के रहने वाले क्वासा कोरसी हैं। फ्रेंड्स याद रखेंगे इनका जो कार्यकाल है वो सितंबर से स्टार्ट होगा। कब से होगा? सितंबर से नए अध्यक्ष होंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्वासा कोरसी, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हंगरी की कैपिटल क्या है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और 70 से अधिक देशों ने 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो फ्रेंड जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है इसे घोषित किया गया है मोटे अनाजों का वर्ष। फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और हाल ही में MPPSC का जो PT हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना की गई थी 1945 न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो ये है USA में। और किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है।
आगे डिस्कस करेंगे किसने हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष ही विजय लक्ष्मी पंडित। तो इतनी जानकारी आप सभी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में याद रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, खबरों में रहा जोरावर क्या है? तो फ्रेंड, जो जोरावर है ये हल्के टैंक है, यानी कि हल्के टैंकों को नाम दिया गया है जोरावर। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो चीन से लगी पर्वतीय सीमाओं में टैंक युद्ध की तैयारी के उद्देश्य से भारतीय सेना ने अपने भविष्य के लिए हल्के टैंक के लिए विनिर्देश जारी किए हैं, जिसे नाम दिया गया है जोरावर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चर्चा में रहा जोरावर क्या है, तो ये हल्के टैंक है। ठीक है, टैंक का नाम महान पूर्व डोंगरा सेना के जनरल के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड, जिन्होंने तिब्बत में कई सफल जीत का नेतृत्व किया था, जिसे अब चीनी सेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत से चाइना की सीमा लगती है ना फ्रेंड्स, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे मैक-मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की जो पाकिस्तान से सीमा लगती है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जो अफगानिस्तान से सीमा लगती है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे डुरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किन सीमाओं पर कौन सी फोर्स तैनात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहाँ पर तैनात है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आईटीबीपी तैनात है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक। यानी कि भारत और चीन की सीमा की सुरक्षा कौन करता है? तो आईटीबीपी के द्वारा की जाती है। बीएसएफ किस सीमा की सुरक्षा करती है फ्रेंड्स? तो बीएसएफ करती है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा। ऑपरेशन सरहद हवा किसके द्वारा चलाया गया था? तो राजस्थान में बीएसएफ द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन सरहद हवा चलाया जाता है। असम राइफल्स का पुराना नाम क्या है? तो असम राइफल्स को कच्छा लेबी के नाम से जानते हैं और फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर का पहरी भी कच्छा लेबी को कहा जाता है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा शिलांग में। देश का सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे असम राइफल्स देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो फ्रेंड्स, लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की जो नई प्रजाति खोजी गई है, ये भारत और श्रीलंका में खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है? तो भारत और श्रीलंका में इसकी खोज की गई है और शोधकर्ताओं ने इस नई प्रजाति को नाम दिया है मिनीऑप्टेरस फिलिप्सी। ठीक है, और ये कहाँ रहती है? तो इनका डेरा होता है गुफाओं और सुरंगों में। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य जानकारियां, लेटेस्ट करंट अफेयर। 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा कहाँ पर खोजा गया था? तो इसे खोजा गया था अंगोला में। अंगोला कहाँ पर है? तो याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में है। चमगादड़ों के मोटे अंगूठे वाली ये प्रजाति ये कहाँ खोजी गई थी? तो इसे खोजा गया था मेघालय में। बैम्बू डेवलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज किस अभयारण्य में की गई थी? तो नौखिल्लम वन्य जीव अभयारण्य में इस नई प्रजाति की खोज की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो इसे खोजा गया है कंबोडिया में। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे जिसका नाम है मैसेडोनिया ऑस्ट्रेलिस, इसकी खोज कहाँ पर की है? तो इसकी खोज की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस राज्य को वेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है तमिलनाडु ने।
किसने जीता है फ्रेंड्स? तो ये पुरस्कार जीता गया है तमिलनाडु के द्वारा। और पुरस्कार किसने दिया है? तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पुरस्कार से तमिलनाडु को सम्मानित किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य पुरस्कारों के बारे में। योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्तर पर यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यूके को दिया गया था। बीना सोलर प्लांट को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया? जर्मनी में। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता? तो मेघालय के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? तो फ्रेंड, जो परिवार कल्याण कार्ड योजना है इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में। तो परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश सरकार की परिवार आईडी योजना है। राज्य की पारिवारिक इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करने और इनकी विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। और फ्रेंड्स, 12 अंकीय आईडी इसमें प्रदान की जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य सरकार को आधार डेटा को पीकेसी से जोड़ने की अनुमति दी है। पीकेसी यानी कि परिवार कल्याण कार्ड से जोड़ने की अनुमति दी है। याद रखेंगे, योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए बैन को हटा दिया है। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? तो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लुसाने में किसका हेडक्वार्टर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? तो WHO का है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में, क्योंकि सुर्खियों में बना है तो इसलिए पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये एक राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी। यह देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से ये एक है जो एशिया में फुटबॉल का प्रबंध करता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं फीफा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। फीफा की जो स्थापना की गई थी वो 21 मई 1904 में हुई थी। फीफा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो हैं। हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर है लाइव, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि अब कहाँ पर होगा? तो ये भारत में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, 31वां व्यास सम्मान दिया गया है असगर बजाहत को। किस लिए दिया गया है? तो इनका नाटक है महाबली, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि श्री को किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो 31वां है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो 30वां व्यास सम्मान दिया गया था शरद पागरे को। और पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा को। तो तीनों ही पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। नाटक का नाम याद रखेंगे, महाबली के लिए ना दिया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं व्यास सम्मान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड, जो व्यास सम्मान है ये 10 वर्ष तक की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। कौन देता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में से स्थापित किया गया था। पहला सम्मान दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। फ्रेंड्स, इस शिविर के बारे में बात की जाए तो वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को मदद तथा सहायक उपकरण वितरित करने के लिए नागपुर में एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, CAE की AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो पहली एयरलाइन बन गई है एयर एशिया इंडिया। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। CAE एक सात प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट प्रशिक्षण समाधानों का अग्रणी प्रदाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो कनाडा में है। एयर एशिया द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण प्रणाली को नाम क्या दिया गया है? तो इसे कहा जाता है CA राइस। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं एयर एशिया के बारे में। एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं CAE के बारे में। तो CAE एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका उद्देश्य है भौतिक दुनिया को डिजिटल बनाना और प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण संचालन समाधान प्रदान करना है। आगे डिस्कस करेंगे, एक न्यूज़ सुर्खियों में रही थी, विस्तारा स्पाइस जेट को पछाड़ भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। फ्रेंड, जो दक्षिण कोरिया है ना, इसकी जनगणना को आंकड़ों के अनुसार 2021 में दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? तो 0.81 रह गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट भारत के बारे में। तो भारत में कुछ महीनों पहले जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है और यह जनसंख्या नियंत्रण उपायों की एक अहम प्रगति को दर्शाता है। सरल शब्दों में कहें प्रजनन दर के बारे में, तो जिस उम्र के बीच महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं उसे प्रजनन वर्ष कहते हैं। औसत महिला के प्रजनन वर्ष में 12 से 51 वर्ष की आयु के बीच होता है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। काका कालेलकर का आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से। काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था 1953 में। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गोल्जी कॉय बॉडी को कहा जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी से। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? बुरहानपुर, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? सोरा रई पोट्टी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भयंकर पचासा पवने किससे रिलेटेड है? तो पछुआ पवनों को कहा जाता है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी कोई भी राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या इनमें से कितनी हो सकती है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।